नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए नया रास्ता का द्वितीय अध्याय, लेखिका सुषमा अग्रवाल। आप इसके क्वेश्चन आंसर अगर सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग पे जाकर के सुन सकते हैं। वहीं पर आपको सारांश का वीडियो भी मिल जाएगा और इसके साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर सारा आकाश का चाहते हैं आईएससी हिंदी नावल, तो उसके भी क्वेश्चन आंसर और उपन्यास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा और ब्लॉग से मिल जाएगा। आप वहां जा कर के चेक कर सकते हैं। आईएससी हिंदी की अलग अलग जितनी भी कहानियां हैं, सबके क्वेश्चन आंसर आईएससी हिंदी प्लेलिस्ट में जाइएगा, पर्टिकुलर चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लॉग का लिंक आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। नया रास्ता अध्याय 2, लेखिका सुषमा अग्रवाल। मायाराम जी के घर में चर्चा का विषय था धनीमल जी व उनकी बेटी सरिता। अमित की माँ के मुंह से तो हमेशा धनीमल जी की ही प्रशंसा सुनाई देती, परंतु अमित को इन सब बातों में कोई रुचि नहीं थी। अमित धनी घर की लड़की से शादी करके स्वयं को बेचना नहीं चाहता था। आखिर उसका भी तो कोई स्वाभिमान है। अभी हाल ही में उसने एक फैक्ट्री लगाई है। ईश्वर की कृपा से पैसे की भी कमी नहीं। फिर सब पैसे वाले घर की लड़की क्यों लेना चाहते हैं? मीनू का भूला भाला सांवला सलोना चेहरा पहली नज़र में ही अमित का दिल मोह गया था। कितना बुरा लगा था उसे जब मीनू के लिए मना किया गया था, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि अपनी माँ और पिताजी के सामने बोल सके। एक दिन उसने माँ के सामने कह ही दिया साहस करके कि माँ, तुम सरिता से ही मेरी शादी क्यों करना चाहती हो? क्या तुमने उसे देखा है जो तुम इतनी उतावली हो उसे घर लाने के लिए? नहीं, मैंने उसे देखा नहीं है, परंतु उसका फोटो तो अच्छा है। क्या बुरी है देखने में? माँ ने जवाब दिया। माँ, मीनू में भी क्या कमी है देखने में? ठीक ही है, फिर पढ़ी लिखी है, अच्छे खानदान की, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारे काम करने में चतुर है। माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मीनू एक कुशल गृहिणी के रूप में घर को संभाल सकेगी। अरे अमित, लगता है मीनू ने तुम्हें पूरी तरह से आकर्षित कर लिया है। पता नहीं सरिता में क्या कमी दिखाई दे रही है तुझे? माँ, बात सरिता के अंदर कमी की नहीं है, पर माँ, जब आपने मीनू को देखने के बाद मना किया था, तब उन सब के दिल पर क्या बीती होगी? अमित कुछ उदास सा हो गया। बस इतनी सी बात सोच रहा है? अमित, तो हमारे एकमात्र पुत्र हो, एक ही बहू तो घर में आनी है। अब 2-4 जगह से पसंद करके ही तो ली जाएगी, और फिर शादी गुड्डे गुड़िया का तो खेल नहीं है जो जब चाहे शादी कर ले और जब चाहे छोड़ दे। जिंदगी में एक बार ही तो होता है विवाह। माँ ने गर्दन हिलाते हुए कहा। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ माँ कि शादी जिंदगी में एक बार ही होती है। इतने बड़े घर की लड़की आकर तुम्हें आराम दे सकेगी? क्या तुम्हारे कार्यों में मदद कर सकेगी? यदि बहू काम नहीं करेगी तो क्या हुआ, नौकर रख लेंगे। क्या ज़रूरत है कि बहू घर में आकर काम करे? और फिर सरिता बड़े घर की लड़की है, उसे कहाँ काम करना आता होगा? घर में नौकर ही तक वो काम करते होंगे। तुम सब समझती हो, जानती हो माँ। देखती नहीं मौसी की हालत? बड़ी मौसी ने अपने इकलौते बेटे के लिए बहुत बड़े खानदान की सुंदर सी लड़की ली, और देख ली उस सुंदर सलोनी बहू ने क्या हालत बना रखी है मौसी जी की। अमित ने माँ को समझाते हुए कहा। हाँ वो तो है, माँ ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया। और मौसी जी ही तो घर का सारा काम करती रहती है। यदि किसी काम के लिए अपनी लाडली बहू से कहती भी है तो वह यही उत्तर देती है, माँ जी मुझे नहीं आता यह काम, मैंने तो अपने घर में कभी किया ही नहीं। हमारे घर में तो कई कई नौकर रहते हैं, इसलिए हमें काम की तो आदत ही नहीं है। घर के काम से कोई मतलब नहीं रहता उनकी प्यारी बहू को। वैसे हाँ, क्लब जाने में उसे कोई परेशानी नहीं होती। और अब तो एक बच्चे की माँ भी बन गई है, पर उसे तो अपना क्लब ही प्यारा है। बच्चे को भी मौसी के ऊपर छोड़कर चली जाती है। माँ एक दिन मौसी जी के घर गया था। मौसी जी को तो तेज बुखार था, परंतु उस बुखार में ही वे घर का सारा काम कर रही थी और साथ ही उस छोटे बच्चे को भी संभाल रखा था। मुझे तो बहुत अधिक दया आ रही थी मौसी जी पर। अमित ने अपने विचार माँ के सामने प्रकट किए। अमित की बातें सुनकर माँ को यह आभास होने लगा कि ना जाने बड़े घर की लड़की उनके घर में आकर एक अच्छी बहू के रूप में रह सकेगी कि या नहीं। अभी उन दोनों की बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि इतने में बाहर एक कार आकर रुकी। धनीमल जी ने
उस कार से उतरकर घर के अंदर प्रवेश किया। उनके पीछे पीछे उनका ड्राइवर फल की पेटी लिए आ रहा था। घर में अमित के पिताजी नहीं थे, इसलिए अमित ने ही उनकी कुशल क्षेम पूछकर उन्हें सम्मान के साथ बिठाया। पिताजी की अनुपस्थिति में उसका ही कर्तव्य था कि वह घर आए मेहमान का स्वागत करे। धनीमल जी के साथ आई फल की पेटी अमित को एक आंख भी नहीं भा रही थी। वह समझता था कि वे अपने पैसे का जादू डालकर सबको मोह लेना चाहते हैं। जब अभी रिश्ता पक्का ही नहीं हुआ तो फल किस बात के। अमित से रहा नहीं गया, उसने धनीमल जी से पूछ ही लिया, ये फल क्यों ले आए आप? इन सब की क्या ज़रूरत थी? धनीमल जी बोले, बेटे कश्मीर से ना 4 पेटी सेब मंगाए थे। मैंने सोचा एक पेटी अमित बेटे के घर भी ले चलें। खाकर देखो बेटे, बहुत मीठे सेब हैं। उनकी यह बात सुनकर अमित को क्रोध सा आ गया। इससे पहले कि वह कुछ जवाब देता, पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया और पिताजी के आते ही अमित उठकर बाहर चला गया और माँ के पास आकर बैठ गया। माँ ने उसका उदास चेहरा देखकर पूछा, बेटे क्या बात है, इतने उदास क्यों हो गए हो? माँ अभी कोई बात ही नहीं, रिश्ता भी तय नहीं हुआ और धनीमल जी फल की पेटी लेकर आ गए। कहते हैं कश्मीर के मीठे सेब हैं, जैसे कभी हमने सेब ही नहीं खाए हैं। अमित गुस्से में बोलता रहा। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, इसमें इतने गुस्से होने की क्या बात है? जब संबंध जुड़ जाता है तब खाली हाथ नहीं जाते हैं। ऐसा ही उन्होंने किया है, इतना गुस्सा करने से क्या फ़ायदा है? अच्छा माँ, तुम भी उनके ही पक्ष में बोल रही हो? ठीक है, तुम सब ने सरिता को इस घर में लाने की ही ठान रखी है। गुस्से से बड़बड़ाता अमित अब सामने रखा समाचार पत्र देखने लगा। धनीमल जी उस दिन सरिता को दिखाने के लिए तिथि निश्चित करने गए थे। आखिर सरिता को देखने का दिन आ ही गया। अमित के घर में विशेष चहल पहल थी। अमित की माताजी में विशेष उत्साह नजर आ रहा था। माताजी के कहने में आकर उसके पिता भी इस रिश्ते में रुचि लेने लगे थे। अमित की बहन मधु भी अपनी होने वाली भाभी को देखने के लिए उत्सुक थी। घर में सभी उत्साहित नजर आ रहे थे, सिर्फ अमित ही ऐसा था जिसके चेहरे पर उदासी थी। इस कल्पना मात्र से ही वह उदास था कि उसके माता पिता उसे एक धनी घर की लड़की के हाथों बेचना चाहते थे। घर के सभी सदस्य नए नए वस्त्र पहनकर तैयार हो चुके थे कि तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज़ हुई। धनीमल जी का ड्राइवर उन सबको लिवाने के लिए कार लेकर आया था। मायाराम जी, उनकी पत्नी, अमित व उसकी बहन मधु सभी उसी कार में बैठकर चल दिए। धनीमल जी की कोठी के बाहर कार रुकी। ड्राइवर ने उतरकर कार का दरवाज़ा खोला। यह सब देखकर मायाराम जी को लगा कि इस समय वे एक बड़े अफसर से कम नहीं हैं। कोठी का दरवाज़ा खुलते ही जैसे ही उन सब ने अंदर प्रवेश किया, उन्हें लगा मानो स्वर्ग में आ गए हों। कोठी के बाहर लॉन में घास मखमल के समान बिछी थी। लॉन में बेत की सुंदर रंग बिरंगी कुर्सियां पड़ी थीं और रंग बिरंगे फूलों के गमले कोठी की शोभा में 4 चांद लगा रहे थे। तभी उनके ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला। धनीमल जी बाहर आए। उन सब का विशेष स्वागत किया गया। घर के सभी नौकर खाकी वर्दी में थे। अनेक प्रकार के मिष्ठान, फल व मेवा उनके सामने रखे गए, परंतु सभी को उत्सुकता थी सरिता को देखने की। तभी मायाराम जी ने सरिता को बुलाने के लिए कहा। सरिता को कमरे में बुलाया गया। उसके साथ उसकी चाची भी आई और सरिता को देखते ही अमित के पैरों तले धरती खिसक गई। कितनी प्रशंसा की जा रही थी सरिता की। नाक नक्श में सिर्फ उसकी आंखें ही बड़ी थी। रंग तो मीनू के सामने कहीं ज़्यादा गिरा हुआ था। सरिता को अमित की माँ के पास वाली कुर्सी पर बैठाया गया। माँ सरिता से घुल मिलकर बातें करने लगी। उन्हें उसके उस रूप में ही सुंदरता भी नजर आ रही थी। अमित व उसकी बहन मधु चुपचाप बैठे रहे। माँ को हंसते देखकर उसके दिल में तूफान उठ रहा था। क्या रूप नजर आ रहा है माँ को इसमें, पता नहीं। क्या सरिता मीनू से ज़्यादा सुंदर लगी माँ को, या उसके पास पैसे का कारण है, इस कारण सुंदरता बढ़ गई है? ऐसे अनेक प्रश्न अमित के दिमाग में घूमने लगे। धनीमल जी व मायाराम जी ने आपस में कुछ बातें की और सब वहां से उठकर चल दिए। अमित व सरिता को एकांत में बातें करने का अवसर दिया गया। अमित ने सरिता से कुछ प्रश्न किए। अमित ने पूछा, आपकी किस चीज़ में रुचि है? सरिता ने तपाक से जवाब दिया, जी मुझे पेंटिंग व कार ड्राइविंग में विशेष रुचि है। इसके अलावा आप घर के काम तो कर ही लेती होंगी? अमित ने पूछा। मुझे घर के काम नहीं आते हैं,
घर में 4-4 नौकर हैं और काम करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वैसे मुझे घर के काम में विशेष रुचि भी नहीं है, सरिता ने निसंकोच होकर जवाब दिया। किंतु शादी के बाद तो यदि काम करना पड़ा तो आप किस प्रकार करेंगी? सरिता तपाक से बोली। पिताजी शादी के बाद मेरे साथ एक नौकर भेज देंगे, वही काम करेगा। उसका यह जवाब सुन अमित भौचक्का रह गया। कुछ समय बाद उसने फिर प्रश्न किया, तुम्हारी एजुकेशन किया है? जी, मैंने 2nd डिवीज़न से BA पास किया है। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि सभी लोगों ने कमरे में प्रवेश किया। इसके बाद खाने पीने का कार्यक्रम चला। धनीमल जी विशेष आग्रह के साथ सबको खिला पिला रहे थे। अमित का दिल अंदर से कुछ भी खाने के लिए नहीं कर रहा था, परंतु उन सबके विशेष आग्रह पर उसे खाना पड़ा। सरिता के पिताजी व अमित के पिताजी में बहुत समय तक बातें होती रहीं। उसके बाद उन्होंने घर के लिए प्रस्थान किया। घर पर पहुंचते ही सबने सरिता के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए। सबसे पहले माँ बोल पड़ी, क्या बुराई है सरिता में? मुझे तो अच्छी लगी देखने में। रंग ही तो जरा गिरा हुआ है। क्या बात है, शादी के बाद तो निखार आता ही है रूप रंग में। पिताजी के मुंह से भी धनीमल जी के द्वारा दिए जाने वाले 5 लाख रुपए बोल रहे थे। देखो जी, लड़की तो देखने में अच्छी है, और वैसे भी बुराई क्या है उसमें? और जहाँ तक रंग की बात है, इस दुनिया में 2 ही रंग होते हैं, गोरा या काला। शादी तो सभी की होती है। पर पिताजी, है तो कोई ज़रूरी नहीं कि काली भाभी हमारे घर में आए। अमित की बहन मधु ने कहा। तू चुप रह, तू क्या जानती है इस बारे में? पिताजी ने उसे यह कहकर चुप करा दिया। अमित, सरिता के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? पिताजी ने अमित से पूछा। अमित तो काफ़ी उदास सा नजर आ रहा था। उदासी भरे स्वर में बोला, पिताजी आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आपने मेरी शादी धनीमल जी की बेटी से करने की ठान ही ली है तो कर लीजिए। जहाँ तक मेरी पसंद की बात है, मुझे तो सरिता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटे के ये शब्द सुनकर दयाराम जी को लगा कि बेटे के साथ जबरदस्ती की जा रही है। एक बार पिता के नाते उनके हृदय में यह भाव उठा कि बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ उचित नहीं। अभी इसी भाव में डूबे थे कि दूसरी ओर से उनकी पत्नी ने अपने विचार प्रकट करने शुरू किए। अरे, हमारे समय में कौन से लड़के लड़कियों को दिखाया जाता था? सबकी शादी ऐसे ही हो जाती थी। आजकल लड़कों को लड़कियां क्या दिखाने लगे, बस हजारों कमियां निकालते हैं लड़कियों में। 1 मिनट का मौन रखने के बाद उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया। क्या जमाना आ गया है, आजकल के लड़कियों से कोई पूछो मत, बहुत दिमाग खराब हो गए हैं। ये सभी व्यंग अमित चुपचाप सुनता रहा। पढ़ा लिखा नवयुवक होने के फलस्वरूप भी उसमें इतना साहस ना था कि माँ की बात का विरोध कर सकता। माँ के व्यंग उसके हृदय में तीर की भांति चुभ रहे थे, परंतु वह इतना साहस न बटोर पाया था कि माँ को कुछ कह सकता। चुपचाप छोटा सा मुंह लेकर वह अपने कमरे में चला गया। हॉस्टल के आंगन में मीनू अपनी सखियों के साथ घूम रही थी। आज कॉलेज में हड़ताल होने के कारण छुट्टी हो गई थी। वर्षा की बूंदें पड़ने के कारण मौसम भी अच्छा हो गया था। उन सब ने मिलकर यह योजना बनाई कि आज बाहर जाकर चाय व समोसे खाए जाएं। मीनू अपनी सहेलियों के साथ हॉस्टल के गेट के बाहर निकलने को ही थी कि इतने में डाकिया दिखाई दे गया। सभी लड़कियों का पूरा झुंड उस डाकिये की ओर दौड़ा। सभी को अपने अपने पत्र की प्रतीक्षा थी। मीनू एक तरफ ही खड़ी रही। कल ही तो उसके पिताजी व माताजी का पत्र आया था, इसलिए उसे किसी के पत्र का इंतजार नहीं था। सभी लड़कियां अपने अपने पत्र मांगती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। जिन जिन के पत्र आए थे वे प्रसन्न नजर आ रही थी और जिनके पत्र नहीं आए थे वे उदास दिखाई दे रही थी। मीनू की सहेली माया उधर से उदास लौट रही थी। आज भी उसका कोई पत्र नहीं आया था। लगभग 1 महीने से उसकी कोई चिट्ठी नहीं आई थी, जबकि माया 4 पत्र लिख चुकी थी। उसे चिंता थी कि कहीं मम्मी पापा की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। मीनू माया की परेशानी भली भांति समझ रही थी। वह जानती थी कि बाहर हॉस्टल में माता पिता से अलग रहकर सिर्फ चिट्ठियां ही तो एकमात्र सहारा रह जाती हैं। माया को प्रसन्न करने के लिए मीनू ने चुटकुले सुनाने शुरू कर दिए। उसके मजाक भरे चुटकुले व बातें सुनकर माया के चेहरे पर हंसी झलक आई। अभी वे सभी सखियां बाहर जाकर चाय समोसे खाने की सोच ही रही थी कि इतने में वर्षा की बूंदें तेज हो गई। वर्षा में बाहर निकलना उन सब ने ठीक ना समझा। तभी उन्होंने कैंटीन के नौकर को बुलाकर उससे हॉस्टल से बाहर वाली कैंटीन से चाय व समोसे मंगवाए। सभी लड़कियां बरामदे में बैठ गई। अब इंतजार था चाय व समोसे का। सभी की निगाह गेट की ओर ही थी और कब नौकर चाय और समोसे लेकर आएगा। तभी अचानक एक टैक्सी आकर रुकी।
उसमें से एक सुंदर सी लड़की उतरी। पास आने पर पता चला कि वह मीनू की घनिष्ठ सहेली नीलिमा थी। नीलिमा को पहचानते ही मीनू खुशी से उछल पड़ी। तुरंत ही अपनी कुर्सी से उठकर वह नीलिमा के गले जा लगी। आज कितने दिनों के बाद वह अपनी प्यारी सखी से मिली थी। इतने में ही नौकर चाय समोसे ले आया। चाय समोसे देखकर नीलिमा बोल पड़ी, अरे वाह, ऐसे मौसम में चाय समोसे, बस मजा आ गया। नीलिमा का हॉस्टल की ओर सहेलियों ने भी स्वागत किया। कितना अच्छा लग रहा था, कितना अपनापन था सब में। यह सब कल्पना करके नीलिमा का दिल प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो उठा। चाय पीने के बाद मीनू नीलिमा को अपने कमरे में ले गई। कमरे में पहुंचने पर नीलिमा ने अपना पर्स खोलकर एक कार्ड निकाला और मीनू को दिया। ये कैसा कार्ड है? मीनू ने पूछा। तुम स्वयं ही खोलकर देख लो ना, नीलिमा ने कहा। मीनू ने खोलकर देखा तो नीलिमा की शादी का कार्ड था। अरे, यह तो तेरी शादी का कार्ड है, तूने अभी तक बताया नहीं। हाँ, तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी और तुझे शादी में ज़रूर आना है। यदि तू शादी में नहीं आएगी तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? मीनू बोली, तू ही तो मेरी एकमात्र सहेली है जिसको जिसको कि मैं अपना सब कुछ समझती हूँ। तुझसे ही मैं अपने दिल की हर बात कर सकती हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं तेरी शादी में ना आऊँ। देख मीनू, कुछ दिन पहले आना। कुछ काम नहीं कराएगी क्या मेरा? नीलिमा ने कहा। मीनू ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू जब कहेगी तभी आ जाऊंगी। फिर तभी एक्शन रुकते हुए बोली, अरे ये तो बता नीलिमा, लड़का कहाँ का है, क्या करता है, कैसा है? रे, इतनी सारी बातें एक साथ पूछेगी क्या? नीलिमा ने कहा। लड़का मेरठ का है और उनकी अपनी फैक्ट्री है। काफ़ी पैसे वाले आदमी हैं। उनका नाम सुरेंद्र है। देखने में बहुत स्मार्ट है, रंग भी साफ है, नाक नक्श भी अच्छे हैं। अपनी बात ख़त्म करते हुए नीलिमा बोली, अच्छा देख, इतनी सारी बातें तो मैंने बता दी, अब और क्या पूछना चाहती है? घर पर सब ठीक तो होंगे ही? मीनू ने पूछा। हाँ, घर पर सब ठीक है और मेरे अशोक भैया डॉक्टर बन गए हैं, आजकल दिल्ली में ही हैं। तभी नीलिमा एक झटके के साथ खड़ी हो उठी। घड़ी में 5 बज चुके थे। उसे मेरठ से अपने घर भी वापस आना था। मीनू उसे छोड़ने के लिए बाहर तक आई। चलते चलते भी नीलिमा उससे वादा करा कर गई थी कि उसे शादी में ज़रूर आना है। नीलिमा को गेट तक छोड़कर आने के बाद मीनू सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने शादी के निमंत्रण पत्र को फिर से खोलकर देखा। उस निमंत्रण पत्र को हाथ में लेकर वह फिर अतीत की स्मृतियों में डूब गई। वह अपने को अभागन महसूस कर रही थी। कई लड़के उसे देखकर नापसंद कर चुके थे। यह कल्पना करते ही उसका दिल भर आया। तभी उसने अपने को संभाला और अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली गई। मीनू अपना अधिकतम समय अपनी पुस्तकों के साथ ही व्यतीत करती। यूँ तो बचपन से ही उसको अधिक पढ़ने की आदत थी। हमेशा ही वह अपनी कक्षा में प्रथम आती थी। वकालत में भी उसने प्रथम श्रेणी में ही पास होने की ठान रखी थी। इस समय उसमें विशेष लगन थी, विशेष उत्साह था, कुछ बन दिखाने का और अपने पांव पर खड़े होने का। हमारे भारतीय समाज में क्या नारी सदैव पुरुषों की दासी बनकर ही रहेगी? क्या हर लड़की अपने माता पिता के लिए अभिशाप बनकर रह जाएगी? क्या लड़की को यह भी अधिकार नहीं कि वह अपना जीवन अपने ढंग से व्यतीत कर सके? ऐसे अनेक प्रश्न मीनू के मस्तिष्क में उठते। उसके हृदय में तूफान उठता कि वह एक लड़की जरूर है, परंतु उसके अंदर इतनी हिम्मत, इतना साहस अवश्य है कि वह भी कुछ बन सके। मीनू अभी अपनी पढ़ाई में तल्लीन थी कि अचानक उसे ख्याल आया कि परसों से नीलिमा की शादी में जाना है। नीलिमा उसे कुछ दिन पहले आने को कह गई थी, परंतु कुछ दिन पहले जाना उसके लिए संभव ना था। वह अपनी पढ़ाई अधिक दिनों के लिए छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए उसने एक दिन पहले ही जाने का निश्चय किया। वह अपनी सहेली के विवाह उपलक्ष्य पर कोई भेंट देना चाहती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या चीज़ खरीदी जाए। अचानक उसे ख्याल आया कि नीलिमा के लिए दीवार घड़ी ही क्यों ना खरीदी जाए। वह झटपट जाकर बाजार जाकर नीलिमा को भेंट करने के लिए घड़ी खरीद लाई। अगले दिन मीनू मेरठ से मीरापुर के लिए चल दी। उसके हृदय में विशेष उत्साह था क्योंकि वह अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। मीरापुर के स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसने रिक्शा वाले को आवाज़ लगाई। इतने में ही उसे नीलिमा का बड़ा भाई अशोक दिखाई दे गया। अशोक बस स्टैंड पर अपनी मौसी को लेने के लिए आया था। मौसी तो किसी कारण उस बस से नहीं आ पाई थी। मीनू ने अपना सामान रिक्शा में रखना शुरू किया, परंतु अशोक के कहने पर उसने अपना सामान उसकी कार में रख दिया। रास्ते भर अशोक मीनू से अनेक प्रकार के प्रश्न करता रहा। मीनू बहुत साधारण ढंग से उन सभी प्रश्नों का उत्तर देती रही। अशोक की बातों में मीनू के प्रति विशेष स्नेह झलक रहा था, परंतु मीनू ने इसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई।
तभी ब्रेक लगा और कार भी झटके के साथ मीनू के घर के सामने रुकी। सामने बैठक में बैठे पिताजी मीनू का इंतजार कर रहे थे। मीनू की आवाज़ सुनकर उसकी माँ भी रसोई घर से बाहर आ गई। आशा और रोहित भी अपने अपने कमरों से बाहर निकलकर मीनू से आकर चिपट गए। तभी आशा ने मीनू से पूछना शुरू किया, दीदी तुम हमारे लिए क्या लाई हो? मीनू अभी इस बात का जवाब देती इससे पहले ही पिताजी बोल पड़े, अरे आशा, दीदी को हाथ मुंह धोकर कुछ खाने पीने तो दे, तब सब बातें करना। माँ ने एक बर्तन में मीनू को पानी लाकर दिया। मीनू ने हाथ मुंह धोकर चाय पी। माँ ने उसके लिए बेसन के लड्डू बनाकर रखे थे। मीनू को बेसन के लड्डू का विशेष शौक था, इसलिए लड्डू देखकर मीनू बहुत खुश हुई। अभी उसने चाय पी ही थी कि नीलिमा ने अपने नौकर को बुलाने के लिए भेज दिया। मीनू का मन था कि वह उड़कर नीलिमा के पास पहुंच जाए। अपने पिताजी तथा माँ की आज्ञा लेकर नीलिमा के घर पहुंच गई। मीनू के आते ही नीलिमा ने उसे गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों सहेलियां एक लंबे अरसे बाद मिल रही हों। तभी सामने नीलिमा की मम्मी आती दिखाई दी। मीनू ने उन्हें नमस्कार किया और नीलिमा के साथ अंदर कमरे में चली गई। मीनू ने नीलिमा से पूछा, अरे नीलू, हमारे होने वाली जीजा जी का फोटो तो दिखा। अरे क्या करेगी, फोटो देखकर कल साक्षात देख लेना। क्यों, तेरे पास फोटो नहीं है क्या? अरे क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास फोटो ना हो? कहते हुए नीलिमा ने अलमारी से एक फ़ोटो निकाला। फ़ोटो दिखाते हुए नीलिमा ने मीनू से पूछा, बता कैसे लग रहे हैं तुझे अपने होने वाले जीजा जी? अरे वाह, ये भी कोई पूछने की बात है, लाखों में एक है। और आखिर क्यों ना हो, हमारी नीलिमा भी तो लाखों में एक है। मीनू बड़े प्यार भरी वाणी में बोली। तभी नीलिमा की माताजी ने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने नीलिमा से कहा, नीलू बेटे, मीनू को अपना सब सामान दिखा दो शादी का। अच्छा मम्मी, कहकर नीलिमा ने पास में रखा सूटकेस खोला। एक एक करके उसने सारी साड़ियाँ व कपड़े मीनू को दिखाए। मीनू हर साड़ी की प्रशंसा करती रही। रात्रि के 9 बज चुके थे। मीनू को हवास होया है कि वह अपने माता पिता से कुछ देर भी बातें नहीं कर सकी। तभी उसने अपने घर जाने की इच्छा प्रकट की, परंतु नीलिमा ने उसे आग्रहपूर्वक कहा, मीनू तुम खाना खाए बिना नहीं जाओगी? नहीं नीलू, घर पर माँ इंतजार कर रही होंगी, फिर रात भी काफ़ी हो गई है। कुछ भी हो, खाना खाकर ही जाना होगा तुझे, डर की क्या बात है? अशोक भैया छोड़ाएंगे तुझे घर तक। नीलिमा ने आग्रहपूर्वक कहा। मीनू नीलिमा के आग्रह को टाल न सकी। नीलू की मम्मी ने खाना लगाया। मीनू व नीलिमा ने एक ही थाली में बैठकर खाना खाया। जब तक दोनों ने खाना खाया, रात के 9:45 बज चुके थे। मीनू को डर था कहीं उसके पिताजी व माँ इतनी रात गए लौटने के लिए नाराज ना हो। तभी नीलिमा ने अपने भाई अशोक का आवाज़ लगाई और उन्हें मीनू के साथ भेज दिया। सड़क पर घोर अंधकार था। शायद सड़क पर लगे बिजली की ट्यूबें खराब हो गई थी। अंधकार में मीनू अशोक के पीछे पीछे चलने लगी। मीनू का पैर पत्थर पर पड़ने से उसका संतुलन बिगड़ गया। तभी उसने अपने को संभाला। 2 कदम पर उसका घर था। मीनू के पिताजी बैठक में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। मीनू व अशोक का देखकर पिताजी ने अपने हाथ की किताब मेज पर रख दी। उन्होंने अशोक को बैठने के लिए कहा, परंतु रात अधिक हो जाने के कारण उसने बैठने से इनकार कर दिया। मीनू सीधे अपनी माँ के कमरे में चली गई। माँ उसका इंतजार करके अभी अभी बिस्तर पर लेटी थी। मीनू भी माँ के पास पड़े पलंग पर जाकर लेट गई। मीनू और माँ बहुत देर तक पड़े पड़े बातें करती हुई। ना जाने मीनू को कब नींद आई। फिर सुबह 6 बजे ही उसकी आंखें खुली। जैसे ही मीनू की नींद टूटी और करवट बदली, तभी माँ ने एक प्याली गरम गरम चाय लाकर मीनू के हाथ में थमा दी। कितनी सुखद अनुभूति हुई मीनू को। हॉस्टल में तो सुबह सुबह अपने आप ही चाय बनाकर पीनी पड़ती है। और फिर माँ के प्यार की तो बात ही कुछ और है। निस्वार्थ निश्चल प्रेम होता है माँ का। तभी उसे माँ का स्वर सुनाई दिया, मीनू बेटे, आज नाश्ते में क्या खाओगी? माँ, आज सूजी का हलवा बना लो, बहुत दिन हो गए खाए हुए। मीनू ने माँ की बात का उत्तर दिया। जितने में मीनू नहा धोकर तैयार हुई, उतने में ही माँ ने सूजी का हलवा तैयार किया। मीनू हलवा खाती गई और माँ के हाथ के बने हलवे की प्रशंसा करती रही। आज नीलिमा की बारात आने वाली थी। मीनू के हृदय में भी विशेष उत्साह था कि आज उसकी सहेली की बारात आ रही थी। तभी अचानक उसके हृदय में भी एक पीड़ा का तार झंझना उठा। उसे अनुभूति हो आई कि काश वह भी नीलिमा की तरह सुंदर होती। इसी विचारधारा में तल्लीन मीनू के कान में एक स्वर सुनाई पड़ा, मीनू, नीलिमा तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें बुलाया है। मीनू ने गर्दन उठाकर देखा तो सामने नीलिमा का भाई अशोक खड़ा था। मीनू ने अशोक को बैठने के लिए कहा, परंतु घर में बारात आने वाली थी, इसलिए उस समय बैठना उसके लिए संभव ना था।
नीलिमा के घर जाने के लिए मीनू ने अपना हरे रंग का सलवार सूट पहना। तभी माँ रसोई घर से बाहर निकली। मीनू को सलवार सूट पहना देखकर बोली, बेटा आज तो साड़ी पहन लेती। मीनू ने शीशे में अपना चेहरा निहारते हुए कहा, माँ शाम तक साड़ी संभालना बहुत मुश्किल होगा, रात को बारात के समय साड़ी पहन लूंगी। शीशे के सामने खड़ी होकर मीनू ने सुंदर ढंग से अपने केश संवारे। इससे उसका रूप और सलोना हो उठा। गेहुआ रंग होने पर भी उसके तीखे नाक नक्श उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। परंतु मीनू के हृदय में जो हीन भावना घर कर गई थी, उसके कारण वह कभी अपने को सुंदर समझ ही ना सकी। मीनू ने दर्पण के सामने खड़े होकर अपने को हर ओर से देखा। उसे आभास हुआ कि वह बदसूरत तो नहीं है। सुबह के 9 बज चुके थे। मीनू ने दर्पण के सामने से हटकर माँ से नीलिमा के घर जाने की आज्ञा ली। माँ मीनू को छोड़ने बाहर तक गई। सजी सवरी मीनू का रूप माँ को भी अच्छा लग रहा था। नीलिमा के घर पहुंचने पर उसने देखा घर में काफ़ी मेहमान आ चुके थे। बहुत चहल पहल थी। छोटे बच्चों का शोर, बड़ों के बोलने की आवाज़ें, सभी से घर गूंज रहा था। मीनू तो सीधे नीलिमा के कमरे में पहुंच गई और नीलिमा उससे चिपटकर रो पड़ी। नीलिमा को आभास हो आया था कि अब उसे यह घर छोड़कर जाना है।